हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें हम लोग यहाँ तक पढ़े हुए थे, ठीक है। जैसे यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, देखिए यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। यानी कि यहाँ तक बात किया जाए तो सहयोग, देखिए रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, इसको यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है द्वितीय विस्थापन और पांचवा है उपचयन या अपचयन, ठीक है। ये अभिक्रियाएं हम लोग पढ़ चुके थे। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार से होती है? 5 प्रकार से। कितने प्रकार से होती है? 5 प्रकार से। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार से होती है? 5 प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े। चलिए अगला है, पहला है जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया क्या है? देखिए, वह अभिक्रिया यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक से एक एकल उत्पाद का निर्माण होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अगर अभिकारक से एकल उत्पादन का निर्माण होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए, इस अभिक्रिया के लिए सामान्यतः सूत्र है A+B, यानी कि A अलग एक अभिकारक है, यह एक अलग अभिकारक और यह एक अलग अभिकारक, यह दोनों आपस में मिलेगा तो दोनों एक अभिक्रिया बनेगी। कौन सी अभिक्रिया? एक अभिक्रिया। ऐसे अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। जैसे देखिए, यहाँ है CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। और H2O, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है और यहाँ H2O यानी कि जल है। क्या है? जल है। क्या है? जल। और यह दोनों अभिक्रिया मिलने के बाद देखिए CaOH होल ट्वाइस बनता है, ठीक है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलने से क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड जल और जल मिलने से, आपस में मिलने से क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड और जल को आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। देखिए, इसी को हम लोग कहते हैं चूना, यानी कि बुझा हुआ चूना, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। यानी कि अगर बात करें कैल्शियम को तो चूना कहते हैं, अगर इसमें जल मिला देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बन जाता है, जिसको हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है। आगे है परिभाषा। देखिए, एक तरह से परिभाषा के अनुसार रासायनिक समीकरण से तुलना करने पर हम देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल जो 2 अभिकर्मक हैं, एकल उत्पादन कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। यही है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, यानी कि बुझा हुआ चूना, ठीक है। बुझा हुआ चूना, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का उपयोग कहाँ होता है, क्या क्या है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। देखिए, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। दीवार पर जो व्हाइट पेंट लगा होता है, इसको हम लोग व्हाइट सीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट सीमेंट, ठीक है। वह कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। यह अवक्षेपण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया है।
जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से दीवारों पर पुताई की जाती है, दीवारों पर जब पुताई की जाती है, क्या की जाती है? पुताई, यानी कि उस पर जो हम लोग पुताई यानी कि रंगते हैं दीवारों को, जब रंगते हैं, रंगी जाती है, तो यह वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, वायु में जो उपस्थित है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है। क्या कर लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है, करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतला परत जो है दीवारों पे चिपका देता है। एक मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या करेगा? दीवारों पे एक कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतला सा परत जमा देता है, जिससे दीवारों पे रंग चढ़ जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही H2O का भी निर्माण करता है, यानी कि जल का भी निर्माण करता है, जो वाष्पीकृत हो जाता है और इस प्रक्रिया को समीकरण मतलब वाष्पीकृत हो जाता है और इसका समीकरण है CaOH2, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कार्बन से यह अभिक्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनाएगा? यह गलती हो गया, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और प्लस में क्या देगा? H2O, यानी कि जल देगा। क्या देगा? जल देगा। ठीक है, जल यानी कि वाष्पीकृत का जल का भी निर्माण करता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कोई देखिए अन्य संयोजन अभिक्रिया को भी देखते हैं। यह भी क्या है? एक संयोजन अभिक्रिया ही है, यानी कि संयोजन अभिक्रिया ही है। चलिए इसको देख लेते हैं। कोयले का जलना, कोयले में कार्बन होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जल का बनना, जैसे 2H2 प्लस O2 को मिलने से क्या बनता है? जल बन जाता है। क्या बन जाता है? जल बनता है। यह सभी जो है, यह एक कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। सल्फर डाइऑक्साइड का बनना, देखिए सल्फर और प्लस ऑक्साइड मिलेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। अब आते हैं जंग का लगना, यानी कि फेरस ऑक्साइड का बनना। ठीक है, यानी कि लोहा पे जो जंग लगा होता है, लोहा पे जो जंग लगा होता है, जंग उसका जो है रासायनिक नाम है फेरस ऑक्साइड। क्या नाम है? फेरस ऑक्साइड। क्या नाम है? फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड नाम है। क्या नाम है? फेरस ऑक्साइड। ठीक है, फेरस ऑक्साइड। जंग का रासायनिक नाम क्या है? फेरस ऑक्साइड। क्या है? फेरस ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया है? जैसे देखिए यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे जंग लगा देगा। ठीक है, यानी कि जंग का लगना, फेरस ऑक्साइड से क्या बनता है? जल मतलब जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? जंग। यह सभी जो अभिक्रियाएं हैं, यह सब किसकी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। अगला है, आगे है संयोजन अभिक्रिया जो होता है ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार के होते हैं। ऊष्मा के आधार पे जो होते हैं संयोजन अभिक्रिया, ऊष्मा के आधार पे रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार? निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे पहला है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया करती है। यानी कोई सी जल रहा है अगर उससे ऊष्मा निकलेगी तो उसको हम लोग ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे CH4 एक गैस है और 2O2 यानी कि ऑक्सीजन है, और यहाँ जलेगा तो क्या बनाएगा? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना देगा। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाएगा? जल। अगला है श्वसन, भी एक प्रकार का ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें कोशिकाएं श्वसन के दौरान ऊष्मा को क्या करती है? मुक्त करती है। श्वसन भी एक तरह से क्या है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है? जो कोशिकाएं होती है वह श्वसन के दौरान ऊष्मा को क्या करती है? मुक्त करती है। अगला है साग सब्जियों या सड़े गले घास फूस पेड़ पौधे के पत्ते का विघटन। ठीक है, विघटन होकर जो कंपोस्ट बनता है वह भी क्या देता है? ऊष्मा। क्या देता है? ऊष्मा। अगर कोई जहाँ पे कचरा रखा रहता है वहाँ पे देखिए पूरा गर्मी लगेगा। क्या लगेगा? गर्मी, यानी कि वह भी क्या करता है? ऊष्मा प्रदान करता है। अगला है, जैसे यहाँ देखिए यह विस्फोट हुआ तो इससे क्या निकल रहा है? ऊष्मा निकल रहा है। क्या निकल रहा है? ऊष्मा।
अगला है उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? वो अभिक्रिया है जिसमें उष्मा का शोषण होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है तो उसे हम लोग मतलब क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण में BaOH2 और 2NH4Cl को हम लोग क्या करते हैं? अगर जरा आपस में अभिक्रिया करते हैं तो BaCl2 बन जाता है और 2NH4OH क्या करता है? उष्मा का अवशोषण कर लेता है। उष्मा का क्या करता है? शोषण कर लेता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में रसायन उष्मा के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, और उष्माक्षेपी और उष्मा शोषी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला है आपको नेक्स्ट है अगला वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। दूसरा अभिक्रिया होती है वियोजन या अपघटन की अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन की अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन की अभिक्रिया। देखिए वियोजन या अपघटन की अभिक्रिया क्या होती है? देखिए वियोजन नाम से ही पता चलता है, वियोजन यानी कि टूटना। क्या होता है? टूटना। तो वे अभिक्रिया जिनमें एकल अभिकारक वियोजित होकर यानी कि विघटित होकर टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम विघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि संयोजन का उल्टा है। संयोजन का सेम टू सेम उल्टा होना चाहिए, उल्टा है वियोजन। ठीक है, संयोजन में ये 2 अभिक्रिया मिलकर एक साथ एकल अभिकारक का निर्माण करता, एकल उत्पाद बनाते थे, और इसमें एकल अभिकारक मिलकर 2 उत्पाद बनाएंगे। यानी कि संयोजन को तोड़ देंगे, वो रिवर्स आ जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? वियोजन की अभिक्रिया। क्या हो जाएगी? वियोजन की अभिक्रिया। ठीक है, तो दिक्कत विघटन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। विघटन अभिक्रिया जो होती है 3 प्रकार की होती है। विघटन अभिक्रिया कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। इसमें वियोजन की प्रक्रिया उष्मा के द्वारा होता है। जैसे पहला है उष्मीय वियोजन। पहला है उष्मीय वियोजन। कौन है? पहला है उष्मीय वियोजन। क्या है? उष्मीय वियोजन। पहला है उष्मीय वियोजन। इसमें वियोजन की अभिक्रिया उष्मा के द्वारा होता है, उष्मा के द्वारा टूटता है। जैसे देखिए 8PSO4 में अगर हम उष्मा देते हैं क्या हो जाएगा? 8E2O3 हो जाएगा। 8E2O3 हो जाएगा, और इसमें देखिए SO2 अलग हो जाएगा, और प्लस में फिर SO2 3 फिर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है CaCO3। अगर इसमें इसको उष्मा देते हैं, इसको अगर हम उष्मा देते हैं तो क्या हो जाएगा? CaO अलग बनाएगा और CO2 अलग बना देगा। ठीक है, यानी देखिए यह एक अभिकारक है और उत्पाद कितने हो गए? 2 या 2 से अधिक यानी 3 हो गए। इसमें देखिए एक अभिकारक है और उत्पाद 1 और 1 2। उत्पाद कितने हो गए? 3 हो गए। 2 हो गए इसमें, और ऊपर वाले में क्या हो गए? 3 हो गए। ठीक है, तो चलिए दूसरा है वियोजन अभिक्रिया का दूसरा है विद्युत वियोजन। यानी कि इसमें हम लोग विद्युत देखेंगे। विद्युत मतलब करंट प्रवाह करते थे, टूट जाता है, विघटित हो जाता है। इसमें उष्मा विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है। इसमें जो उष्मा होती है वह विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है। इसमें विद्युत के रूप में, जैसे यहाँ देखिए 2H2O, अगर इसमें विद्युत देते हैं तो 2H अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन को क्या कर देगा? अलग कर देगा। अगर इधर की बात करते हैं, इधर देखिए इधर है तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। क्या है? प्रकाशीय वियोजन। तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। तीसरा क्या है? प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन में अगर देखा जाए तो देखिए जब वियोजन की अभिक्रिया के लिए उष्मा प्रकाश के द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, इसमें वियोजन की जो अभिक्रिया होती है उसमें उष्मा जो होता है प्रकाश के द्वारा प्रदान की जाती है। जैसे देखिए 2AgCl को हम अगर सूर्य का प्रकाश देंगे, सूर्य का यानी कि धूप में रख देंगे, तो 2Ag और Cl2 अलग हो जाएगा। ठीक है, 2Ag और यानी कि Ag अर्जेंटन होता है, Cl क्लोरीन होता है, अलग हो जाएंगे। इधर आते हैं Ag अर्जेंटन और Br बेरिलियम को अगर हम लोग सूर्य का प्रकाश देते हैं तो 2Ag अलग और Br अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो बताइए पूछते हैं आप लोगों से संयोजन अभिक्रिया कैसे करते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल अभिकारक बनाते हैं, मतलब एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन की अभिक्रिया। ठीक है, और वियोजन की अभिक्रिया क्या है?
एकल उत्पाद जब दो या दो से अधिक भागों में मतलब उत्पाद के रूप में बनता है उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है, देखिए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है देखिए उष्मीय वियोजन, दूसरा है विद्युत वियोजन, तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। अब हम लोग आगे आते हैं जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को हटाकर वह उसके जगह पे वह स्थान ले लेता है, उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रियाशील ज़्यादा अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील पदार्थ को हटाकर और उसके स्थान पे यह चला जाता है, ज़्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ जब चला जाता है उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें तो एक ई क्या है? लोहा। CuSO4 कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट। अगर इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें अगर हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए कॉपर कम अभिक्रियाशील है। क्या है? कॉपर लोहा से कम अभिक्रियाशील है। क्या चीज़ है? कॉपर। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉपर को इधर दे दिया और SO4 के साथ मतलब सल्फेट के साथ कौन आ जाता है? लोहा आ जाता है। तो क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट। और कॉपर को क्या कर देगा? अलग कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है? अलग कर देता है। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जैसे देखिए यह है कॉपर सल्फेट का विलयन और इसमें एक लोहा डुबाई जा रही है। क्या डुबाई जा रही है? लोहा। ठीक है, इसमें देखिए जो है इसमें क्या आ गया? कॉपर। इसमें क्या आ गया? कॉपर। इसमें जो सल्फेट है इसमें आ जाएगा फेरस ऑक्साइड से जाके अभिक्रिया कर लेगा। किससे अभिक्रिया कर लेगी? फेरस ऑक्साइड से। इसे फेरस ऑक्साइड से क्या कर लेंगे? अभिक्रिया कर लेंगे। यहाँ लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है जो अपने से कम अभिक्रियाशील कॉपर को उसमें यौगिक कॉपर सल्फेट से अलग कर देता है। इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट का रंग नीला हो जाता है। कैसा हो जाएगा? कॉपर सल्फेट का रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है? नीला है। ठीक है, नीला है कि नहीं? ठीक है, कॉपर सल्फेट का रंग क्या कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट का रंग नीला कर देता है। परंतु जैसे ही लोहे की कीले विलयन में डालते हैं तो कॉपर के विस्थापन के कारण विलयन का रंग नीला से क्या हो जाएगा? भूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है उदाहरण 1 नंबर था ये। उदाहरण 1 था। उदाहरण 2 देखते हैं। चलिए उदाहरण 2 में देखते हैं। यहाँ पे ZN है और कॉपर सल्फेट है। ठीक है, जिंक है और कॉपर सल्फेट है। क्या है? जिंक है और कॉपर सल्फेट है। इसको हम लोग ZN का मतलब होता है जिंक। ZN का मतलब क्या होता है? जिंक। क्या होता है? जिंक। ZN का मतलब जिंक और कॉपर सल्फेट। अगर इसको आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए यह ज़्यादा अभिक्रिया कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है? जिंक है। कौन है? जिंक है। कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ कौन है? जिंक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर को क्या कर देगा? अलग कर देगा। आगे देखिए उदाहरण 3 में PB मतलब होता है लोहा। लेड क्या होता है? सॉरी लोहा करें शीशा। क्या होता है? शीशा। PB मतलब शीशा यानी कि लेड होता है। लेड को हम लोग शीशा कहते हैं। देखिए कॉपर और क्लोराइड है, क्लोरीन है। कॉपर और क्लोरीन तो कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड है। कॉपर क्लोराइड और शीशा में अगर अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या बना देगा? PB हटा देगा। कॉपर कम अभिक्रियाशील है। कॉपर बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम। कॉपर कम अभिक्रियाशील है। लेड से कम अभिक्रियाशील क्या है? कॉपर है। इसलिए कॉपर को क्या कर देगा? साइड कर देगा और कॉपर की जगह पे कौन आ जाएगा? लेड आ जाएगा। तो क्या बना देगा? लेड क्लोराइड बना देगा। क्या बना देगा? लेड क्लोराइड। क्या बना देगा? लेड क्लोराइड। उदाहरण 2-3 में जिंक तथा लेड दोनों तत्व में कॉपर को अभिकारक में उसके यौगिक से विस्थापन कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉपर जिंक तथा लेड दोनों से कम अभिक्रियाशील है। कॉपर क्या है? यह जिंक और लेड मतलब शीशा से क्या है? कम अभिक्रियाशील है। इसीलिए क्या कर देंगे? विस्थापन कर देंगे। अगला है
द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? देखिए द्विविस्थापन ऐसे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान यानी कि कंप्लीटली नहीं दान देता है। पता है कि तुम्हारा काम है तुम भी चलाओ, हमारा काम है हम भी चलाते हैं, हमको इसका जरूरी है। मान लेते हैं आपके पास आटा है, किसी और के पास चावल है, ठीक है, चावल है, इसको आटा की जरूरत है और इसको चावल की जरूरत है। क्या करेंगे? आपस में बदला बदली कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बदला बदली कर लेंगे। मान लेते हैं हमारे पास कोई चीज़ है और आपके पास कोई चीज़ है। आपके पास जो चीज़ें है उसका जरूरत हमको है, हमारे पास जो चीज़ें है उसका जरूरत आपको है। क्या करेंगे? आपस में बदलाव कर लेंगे। क्या कर लेंगे? आपस में बदल लेंगे। इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन की अभिक्रिया। क्या कहते हैं? आदान प्रदान होता है, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए सामान्यतः सूत्र है AB+CD, ठीक है, AB+CD यानी कि A और B, ठीक है, और C और D। जब अभिकारक होता है तो A जो होता है किसके साथ आ जाएगा? इसके साथ आ जाएगा और E इसके साथ आ जाएगा, यानी कि आपस में हेर फेर कर देते हैं, यानी कि बदल लेते हैं। क्या करते हैं? ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं? बदल लेते हैं। क्या करते हैं? बदल लेते हैं। जैसे देखिए Na2SO4, अब इसको SO4 को Na2 का कोई आवश्यकता ही नहीं था, ज़्यादा अभिक्रियाशील लिया है, इसके साथ ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है? मतलब एक तरह से देखा जाए तो सल्फर के साथ सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील ये है, और क्लोराइड के साथ सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है? Na2 है, ठीक है। तो यह आपस में क्या कर लेंगे? बदल लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे तो SO4 है ही, Na2 कहाँ चला गया? यहाँ पे चला गया। कहाँ चला गया? क्लोराइड के साथ मिल गया। किसके साथ मिल गया? क्लोराइड, यानी कि इसका जगह वो उसका जगह वो ले लेता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये रहना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे ये अपना जो है ही, लेकिन क्या करते हैं? आपस में स्थान को बदल लेते हैं, जगह को क्या कर लेते हैं? बदल लेते हैं, ठीक है। जैसे NaOH, ठीक है, इसके बाद है H2SO4, ठीक है। तो देखिए OH के साथ कौन आ जाएगा? देखिए यहाँ पे देखिए Na है ही और 2SO4 ही, इसको कौन ले लिया? यह ले लिया। कौन ले लिया? ये ले लिया, ठीक है। और इधर क्या कर दिया? H2O यानी कि जल को बाहर निकाल दिया। जल को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। अब बचा इसमें क्या? OH। क्या बचा? OH। अब OH यहाँ पे यहाँ आएगा, ठीक है, H2SO4 होगा, ठीक है, H2SO4। ये देखिए सल्फर जो है किसके साथ आ गया? इसके साथ आ गया, इसके साथ आ गया, इसके साथ, ठीक है, और इधर इसको दे दिया। NaCl प्लस AgNO3 में अगर देखिए तो इसमें भी आपस में क्या कर लेते हैं? बदल लेते हैं। इसमें भी सब में यानी कि बदल लेते हैं, यानी कि आपस में जो मतलब आपस में स्थान बदल लेते हैं। ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? द्विविस्थापन की अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे? द्विविस्थापन की अभिक्रिया। अगला है, पछवा है उपचयन या अपचयन की अभिक्रिया। उपचयन या अपचयन की अभिक्रिया। उपचयन या अपचयन की अभिक्रिया। ये उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया क्या है? उपचयन किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास, ऑक्सीजन की वृद्धि करते हैं और हाइड्रोजन को कम करते हैं। ऑक्सीजन को बढ़ाएंगे और हाइड्रोजन को कम करेंगे। कम होता है तो हाइड्रोजन को कम करते हैं। क्या हुआ है? ठीक है, देखिए ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की क्या हो? कमी हो, ह्रास होता है, अथवा दोनों हो तो उसे हम लोग उपचयन या अपचयन कहते हैं। उपचयन या अपचयन की अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन या उपचयन, उपचयन या अपचयन की अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि और इसका कमी, हाइड्रोजन की कमी। ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है। ऐसे अभिक्रिया को हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? कौन सी अभिक्रिया? तो उपचयन की अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? उपचयन की अभिक्रिया। उदाहरण, उपचयन का उदाहरण है जैसे ऑक्सीजन में वृद्धि के लिए, जैसे देखिए यहाँ कार्बन है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वृद्धि हो गया तो क्या हो गया? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें इसको कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड। क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ठीक है। यहाँ जो प्रक्रिया बन रहा है इसको कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड प्रक्रिया होती है, ठीक है। कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयित होता है। कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और
कार्बन डाइऑक्साइड में उत्सर्जित होती है। ठीक है, कार्बन में क्या हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, खत्म हो गया क्या, क्या हो गया भाई, ऐसे क्या कर रहे हो, चलो आ जाओ। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा उदाहरण इसका देखिए, दूसरा उदाहरण देखिए इधर, दूसरा उदाहरण है P4 और 5O2। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 2PO5। ठीक है, ऐसे अभिक्रिया को ऑक्सीडाइज्ड अभिक्रिया कहते हैं। इसमें फेरस में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है एवं फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड में उपचयित हो जाती है। इसका नाम क्या है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। क्या नाम है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए फेरस में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, क्या बन जाएगा, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड में उपचयित हो जाती है। अगर इसमें बात करें, देखिए इसमें कॉपर और ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। कॉपर में अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होगी क्या बना देगा, कॉपर ऑक्साइड बना देगा, कॉपर ऑक्साइड बना देगा। इसमें कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि होने के कारण क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड में उपचयित हो जाती है। हाइड्रोजन का स्थिति क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है, ह्रास। ठीक है, अगला है उपचयन का उदाहरण। कुछ गड़बड़ इसमें हाइड्रोजन का, ये इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा था, ऑक्सीजन की वृद्धि यहाँ पे मतलब गड़बड़ नहीं है, ये हाइड्रोजन का ह्रास। चलिए आगे हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन का ह्रास, क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन का ह्रास। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, मतलब कितने प्रकार से होती है, दो प्रकार से, एक ऑक्सीजन की वृद्धि के कारण और एक हाइड्रोजन की